हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। मैं सुषमा पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीए 5th सेमेस्टर का पेपर नंबर 2 यानी पॉलिटिकल साइंस है। सब्जेक्ट हमारा पॉलिटिकल साइंस है बीए 5th सेमेस्टर के लिए और पेपर 2 है। पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम हो चुका है, पेपर सेकेंड का एग्ज़ाम कल यानी 20 जनवरी को है। तो जिनका एग्ज़ाम कल है उनके लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लोक प्रशासन क्या है, इसको डिफाइन करना है। तो हम आंसर में लिखेंगे लोक प्रशासन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखेंगे। देखिए, जैसा कि पहले संदर्भित किया जा चुका है कि एक मिनट, यहाँ से आप देख सकते हैं जैसा कि पहले संदर्भित किया जा चुका है कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के उदय के साथ ही यह मांग की जा रही है कि राज्य द्वारा महत्वपूर्ण जन हितोपयोगी और सामान्य हित से संबंधित कार्य किए जाने चाहिए। कल्याणकारी राज्य क्या होता है? राज्य के वेलफेयर के बारे में, उसके कल्याण के बारे में जो सरकार के द्वारा यानी राज्य सरकार के द्वारा जो नीतियाँ अपनाई जाती है वो कल्याणकारी राज्य के लिए होती है। तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के उदय के साथ ही यह मांग की जा रही थी कि राज्य द्वारा महत्वपूर्ण जनहित उपयोगी यानी जो जनता के हित में हो, सामान्य हित से संबंधित कार्य किए जाने चाहिए। इसी कारण आज के राज्य की संकल्पना एवं कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट के रूप में की जाती है। इस राज्य की इस कल्याणकारी संकल्पना के तहत वर्तमान राज्य मानव जीवन की असंख्य आवश्यकताओं जैसे शिक्षा, यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा आदि को पूरा करता है। अतः शासन की परवर्ती संचालन व्यवस्था प्रशासन में लोक, ये देखिए लोक शब्द का आविर्भाव हुआ जिससे अब लोक प्रशासन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लोक यानी पब्लिक, लोक जिनको हम कहते हैं वो पब्लिक शब्द का अर्थ सरकारी अथवा सार्वजनिक या सारी जनता से संबंधित है। यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि लोक का अर्थ क्या होता है यानी पब्लिक, इसका अर्थ होता है कि सरकारी अथवा सार्वजनिक या सारी जनता से संबंधित होता है। इस प्रकार लोक शब्द यह सूचित करता है कि प्रशासन लोगों के लिए किए जाने वाले कार्य हैं। यानी जो प्रशासन होते हैं वो किसके लिए होते हैं? लोगों के लिए ही होते हैं। लोगों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए प्रशासन बनाए जाते हैं। शासन प्रशासन जिसमें स्थानीय, प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी कार्यों और मामलों का प्रबंध सम्मिलित है। इसका उद्देश्य जनता के हित के लिए प्रशासन करना है, यानी जनता के हित के लिए होना चाहिए उनका प्रशासन करना है। चूँकि सरकार की क्रियाएं सार्वजनिक अथवा लोकहित के लिए संपन्न की जाती हैं, अतः सरकारी कार्यों के प्रशासन को लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। तो लोक प्रशासन किसे कहते हैं? सरकारी कार्यों को जो सरकारी कार्यों के प्रशासन को लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप टाटा, डालमिया, बिरला, गोदरेज, रिलायंस, ये सब कंपनियाँ, जैसे टाटा कंपनी हो गई, बिरला कंपनी हो गई, गोदरेज कंपनी हो गई आदि व्यापारिक समूहों फर्मों के प्रशासन को हम लोक प्रशासन नहीं कह सकते, यद्यपि यह भी मानवीय हितों में अर्थात मानवीय हितों में आर्थिक रूप से संलग्न है, लेकिन इनका मुख्य ध्येय मुनाफा कमाना है। यानी जो सरकारी कंपनियां वो लोक प्रशासन के अंतर्गत नहीं आती। यहाँ पर जैसे यहाँ पर पढ़े हमने, देखिए व्यापारिक समूह फर्मों के प्रशासन को हम लोक प्रशासन नहीं कह सकते, है ना, यद्यपि यह भी मानवीय हितों में आर्थिक रूप में संलग्न है, यानी वो भी मानव के हित के लिए होते हैं, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इनका मुख्य ध्येय मुनाफा कमाना यानी लाभ कमाना होता है। ठीक है, अतः इस प्रकार के प्रशासन को गैर सरकारी या निजी प्रशासन यानी प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। जो सरकारी होता है प्रशासन उसको हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, और गैर सरकारी जो है, जो प्राइवेट है या निजी प्रशासन है, इसको हम लोग पब्लिक यानी प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण में अंतर बताना है। केंद्रीकरण क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, और विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में हम अंतर देखेंगे। देखिए केंद्रीकरण का अभिप्राय क्या होता है, मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन को हम सबसे पहले समझेंगे। केंद्रीकरण का अभिप्राय यह है कि किसी विखंडित व्यवस्था की एकत्रित करते हुए उस उपवस्था को शीर्ष पर या उसके आसपास केंद्रित करना। यानी केंद्रीकरण का अभिप्राय क्या होता है, किसी विखंडित, जो विखंड है यानी कई खंडों में है, किसी विखंडित और उसको एकत्रित करना। ठीक है, व्यवस्था की एकत्रित करते हुए उस
उपस्था को शीर्ष पर या उसके आसपास किसी एक जगह केंद्रित करना होता है। इस संबंध में LD वाइड ने लिखा है कि सरकार के निम्न स्तर से उच्च स्तर की और प्रशासनिक सत्ता के स्थानांतरण की प्रक्रिया का होना कोचीकरण कहलाता है। यानी इन्होंने क्या लिखा है कि सरकार का जो निम्न स्तर है इससे उच्च स्तर की ओर जो प्रशासनिक सत्ता है इसके स्थानांतरण की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं केंद्रीकरण के ही संबंध में एक दूसरे विद्वान एलन ने क्या कहा है। देखिए, केंद्रीकरण के संबंध में एलन ने कहा है, इसे और सरल शब्दों में स्पष्ट करते हुए लिखा है कि एक संगठन में केंद्रीय स्तर पर सत्ता की अवस्थापना और व्यवस्थित संग्रह को केंद्रीकरण कहते हैं। यानी कि जो केंद्रीय स्तर पर सत्ता की स्थापना है उसकी जो व्यवस्थित है संग्रह को केंद्रीकरण कहा जाता है। अतः दोनों विद्वानों की परिभाषाओं से केंद्रीकरण का अभिप्राय यही निकलता है कि इनमें निम्न स्तर पर विखंडित सत्ता को एक ही या कुछ ही उच्च स्तरीय सत्ता में केंद्रित करना, यानी जो विखंडित है उसको केंद्रित करना। किसमें केंद्रित करना? तो उच्च स्तर में केंद्रित करना। उसके बाद देखिए, केंद्रीकरण की इस अवधारणा से एक अहम सवाल उठता है कि सत्ता का केंद्रीकरण किस हद तक किया जाना चाहिए। यानी सत्ता जो है, शक्तियाँ जो है, सत्ता क्या होता है समझते हैं। जैसे सत्ता जो लोगों की शक्तियाँ हैं, जैसे कुछ शक्तियाँ लोकसभा में होती हैं, कुछ राज्यसभा में होती हैं, कुछ प्राइम मिनिस्टर के पास है, कुछ राष्ट्रपति के पास है। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है सत्ता का केंद्रीकरण किस हद तक किया जाना चाहिए, कितना उसको किया जाना चाहिए, कितनी पॉसिबिलिटी होती है या किस सीमा तक इसका एकत्रीकरण उचित होगा। कुछ संगठन कार्यात्मक आधार पर केंद्रित होते हैं, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि वे पूर्णतः एक ही केंद्रीय सत्ता का अभिपालन करते हैं। उनमें भी विभिन्न इकाइयां हो सकती हैं जो कि विभिन्न क्षेत्रों में स्थित होती हैं और अपना स्वतंत्र कार्य करती हैं, परंतु फिर भी वे संगठन केंद्रीकृत होते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर अच्छे से इसको समझेंगे। वे केंद्रीकृत होते हैं क्योंकि उनमें निर्णय निर्माण करने, योजना का निर्धारण करने जैसे प्रमुख कार्य उसके शिखर पर स्थित मुख्य कार्यपालिका में ही होते हैं। यानी जो सत्ता का स्थानांतरण होता है, जो सत्ता को केंद्रीकृत किया जाता है, कैसे किया जाता है? क्योंकि जो उसके शिखर पर स्थित मुख्य कार्यपालिका होती है ना, उसमें ही होती है। जैसे किसी निर्णय है, किसी निर्णय निर्माण की योजनाओं का निर्धारण, ऐसे इस प्रकार के संगठन भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित किए आते हैं। जैसे स्वतंत्र नियामकीय आयोग व विभिन्न कानूनी आयोग जो पूर्णतः संवैधानिक होते हैं और इनकी शक्तियाँ राष्ट्रपति की शक्तियों में से भी नियंत्रित नहीं की जा सकती है। उसके बाद देखिए, विकेंद्रीकरण का अभिप्राय क्या है। विकेंद्रीकरण क्या होता है? मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। केंद्रीकृत समझ में आए, व्यवस्थित करना, किसी जो अलग अलग है, भिन्न है चीज़ों को, यानी सत्ता को व्यवस्थित करना केंद्रीकरण कहलाएगा। और जो डिसेंट्रलाइजेशन है, विकेंद्रीकरण क्या होता है ये समझेंगे। विकेंद्रीकरण का अर्थ सामान्यतः उस आधार पर लगाया जाता है जिसमें प्रशासनिक निर्णय निर्माण की शक्ति संगठन के विभिन्न खंडों व उपखंडों में निहित होती है। केंद्रीकरण में हमने पढ़ा कि एक खंड में निहित होती है, यहाँ पर क्या है, विभिन्न खंडों में होती है। दूसरे शब्दों में सत्ता का विघटन, विकेंद्रीकरण यानी सत्ता का विघटन होता है, उसमें क्या होता था? केंद्रीकरण होता था, कहलाता है। और सरलतम शब्दों में विकेंद्रीकरण केंद्रीकरण के विपरीत व्यवस्था, यानी केंद्रीकरण का विपरीत है विकेंद्रीकरण। ठीक है, केंद्रीकरण में हम एकत्रित करते हैं और विकेंद्रीकरण में अलग अलग खंडों में बांटते हैं। विकेंद्रीकरण की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें निर्णय निर्धारण संबंधी कार्यों का प्रत्यायोजन संगठन की आवश्यकता अनुसार कर दिया जाता है। विकेंद्रीकरण में संगठन की निम्न स्तरीय इकाइयों को मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर्स की पूर्व अनुमति के बिना भी विभिन्न संगठनात्मक मामलों में प्रशासनिक निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होता है। विकेंद्रीकृत संगठनों में उनकी प्रत्येक शाखा उपशाखा को अपने स्तर से अपनी इच्छा, सूझबूझ एवं विवेक के अनुसार कार्य करने की पर्याप्त शक्ति प्राप्त होती है। मुख्यालय की पूर्वानुमति के बिना भी ये क्षेत्रीय इकाइयाँ अपने कार्य स्वतंत्रतापूर्वक कर सकती हैं और इस व्यवस्था में केवल मुख्य एवं महत्वपूर्ण समस्याएं ही अध्यक्ष या मुख्यालय तक पहुँचाई जाती है। ठीक है, इसमें लोग स्वतंत्र होते हैं कार्य करने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर क्वेश्चन 3 इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में स्टाफ अभिकरण क्या होता है, यानी स्टाफ एजेंसी क्या होती है। ठीक है, देखिए स्टाफ एजेंसी के बारे में हम पढ़ेंगे। स्टाफ अभिकरण संगठन में उस अभिकरण को कहते हैं जो गृहपालन यानी हाउसकीपिंग या प्रबंध संबंधी कार्यों को करते हैं।
यह संगठन में अनुसंधान एवं नियोजन संबंधी कार्यों के लिए भी उत्तरदायी होता है। चार्ल्सवर्थ व निरीक्षण में विशेषज्ञ हो तथा मुख्य कार्यपालिका जिसके साथ वह संबंधित होता है उसके विचारार्थ प्रस्ताव व योजनाएं तैयार कर सके। LD वाइट के शब्दों में स्टाफ उच्च श्रेणी के पदाधिकारी को परामर्श देने वाला एक अभिकरण होता है। यानी स्टाफ क्या होता है, जो उच्च श्रेणी के पदाधिकारी होते हैं, कोई अधिकारी हैं उच्च श्रेणी के, तो उनके साथ आपने देखा होगा बहुत सारे स्टाफ होते हैं। तो स्टाफ क्या होते हैं, जो उच्च श्रेणी के पदाधिकारी होते हैं उनको परामर्श देने के लिए अभिकरण होता है, जिसकी कोई क्रियात्मक जिम्मेदारी नहीं होती, इनकी कोई क्रियात्मक जिम्मेदारी नहीं होती है। ठीक है, देखिए वस्तुतः स्टाफ का शाब्दिक अर्थ एक छड़ी यानी स्टिक होता है। स्टाफ जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, एक छड़ी या स्टिक होता है जो हाथ में सहारा या संबल यानी सपोर्ट प्रदान करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और स्टाफ क्या करते हैं, किसी उच्च अधिकारी का सपोर्ट करते हैं, उनका जो उनको सपोर्ट प्रदान करते हैं। ठीक है, इस प्रकार संगठनात्मक परिप्रेक्ष्य में इसका तात्पर्य ऐसे कार्यों को पूरा करने या संबल प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान करना होता है जो संगठनात्मक उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक हो। दूसरे शब्दों में, जब संगठन में एक उच्चाधिकारी पद स्थिति किसी दूसरे उच्चाधिकारी पद स्थिति को सहायता या परामर्श प्रदान करती है तो उसे स्टाफ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टाफ अभिकरण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे प्रकार के स्टाफ हो सकते हैं, एक तो सामान्य स्टाफ यानी जनरल स्टाफ बोलेंगे, दूसरा तकनीकी स्टाफ यानी टेक्निकल स्टाफ, तीसरा सहायक यानी ऑक्सिलरी स्टाफ होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हम देखेंगे सामान्य स्टाफ क्या होते हैं। अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाएगा तो हम इसको डिस्क्राइब करके लिखेंगे। सामान्य स्टाफ यानी जनरल स्टाफ के बारे में। सामान्य स्टाफ अभिकरण वह अभिकरण है जो मुख्य कार्यपालिका या मुख्य कार्य निष्पादक को सामान्य प्रशासन से संबंधित विषयों पर परामर्श देते हैं। विषयों पर परामर्श देंगे जो मुख्य कार्यपालिका या मुख्य कार्य निष्पादक को सामान्य प्रशासन से संबंधित विषयों पर क्या करते हैं, जानकारी देते हैं। इस स्टाफ का कार्य मुख्यतः सूचनाओं को एकत्रित करना, यानी सूचनाओं को एकत्रित करेंगे तभी तो जानकारी देंगे, उन पर विचार करने तथा उनमें तथ्यात्मक या तर्कपूर्ण बातों को छटनी कर सही एवं उचित सलाह प्रदान करना इनका कार्य होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फिफ्नर के अनुसार इस प्रकार का स्टाफ छलनी एवं नलों यानी फिल्टर एंड फ्यूनल का कार्य करते हैं। जो क्या करते हैं, रिपोर्ट को यानी जो जानकारी होती है उसमें क्या महत्वपूर्ण बात है, कौन से तथ्यपूर्ण बात है उसको छाट कर बताते हैं। जो अपने आप में अधिक जानकारियों व सूचनाओं को समाता है या एकत्रीकरण करता है। ये हमने अभी बताया कि वो जानकारियों को क्या करेंगे, एकत्रित करेंगे अपने अंदर और उनमें शुद्ध एवं परामार्जित करते हुए तथ्यों को कार्यों के लिए प्रेषित करता है। भारत में इस प्रकार के स्टाफ अभिकरण जैसे प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल, सचिवालय, योजना आयोग इत्यादि हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा था तकनीकी स्टाफ। टेक्निकल स्टाफ क्या होते हैं, देखिए इस प्रकार का स्टाफ संगठन में उन विशेष विषयों की एक लंबे अनुभव की आवश्यकता होती है। ऐसे अभिकरणों की स्थापना कार्यात्मक विशिष्टता के आधार पर महसूस की जाती है जो संगठन में सभी प्रकार के अभिकरणों यानी सूत्र, स्टाफ एवं सहायक को अपनी सहायता प्रदान करते हैं। ये क्या करते हैं, सूत्र को, स्टाफ को और सहायक को अपनी सहायता प्रदान करते हैं। इस प्रकार के अभिकरणों में चिकित्सक, इंजीनियर, वकील, मनोवैज्ञानिक एवं विधिवेत्ता यानी वकील आते हैं। विधिवेत्ता देखें उसमें हमने क्या पढ़ा, जो पहला स्टाफ हमने पढ़ा जनरल स्टाफ पढ़ा था, उसमें जो जानकारी होती है उसको एकत्रित करते हैं, उसमें से जो इम्पोर्टेंट बात होती है, जो तथ्यपूर्ण बात होती है उसको परामर्श करते हैं, परामर्श देते हैं। और इसमें हमने तकनीकी स्टाफ में पढ़ा जैसे इंजीनियर हो गए, वकील हो गए, मनोवैज्ञानिक हो गए, विधिवेत्ता हो गए, ये लोग आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए सहायक स्टाफ यानी ऑक्सिलरी स्टाफ क्या होते हैं, ये वे अभिकरण या इकाइयाँ हैं जो संगठन में विधि प्रकार की आवश्यक सेवाओं को पूरा करने में के काम आती हैं। अर्थात सभी संगठनों में कुछ कार्य होते हैं जो न तो सूत्र अभिकरण के अंतर्गत आते हैं और न ही साफ अभिकरण के अंतर्गत, जैसे संगठनों में आय व्यय से संबंधित हिसाब किताब करना, उनकी जांच करना इत्यादि को बहुत जरूरी आयोग, भारत सरकार का प्रेस विभाग इत्यादि होते हैं। इनका दायित्व प्रक्रिया के विरुद्ध किए गए कार्यों की जाँच करना होता है। इनका दायित्व क्या होता है, कोई प्रक्रिया है उसके विरुद्ध कोई कार्य कर रहा है तो उसकी जांच करना इनका कार्य होता है। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन 4 में नौकरशाही क्या है, ब्यूरोक्रेसी क्या है, ब्यूरोक्रेसी क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी क्या होता है इसको समझिए अच्छे से। नौकरशाही शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा के शब्द ब्यूरो से हुई है ना। जो ब्यूरोशाही यानी कि ब्यूरोक्रेसी जो है, नौकरशाही, इसके शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा के शब्द ब्यूरो से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मेज या डेस्क। इसका अर्थ क्या होता है, मेज होता है या डेस्क होता है। फ्रांस में इस शब्द का प्रयोग इसीलिए होता था तथा इस मेज को ऊपर से ढकने के लिए एक कपड़ा बिछाया जाता था जिसे ब्यूरल कहा जाता था। फ्रांस में जो ब्यूरो है इसका प्रयोग किस लिए होता था, एक डेस्क या मेज के लिए होता था। इसके ऊपर जो कपड़ा बिछाया जाता था उसको कहते थे ब्यूरल कहते थे। ये दोनों शब्द सरकारी प्रयोजन में आते थे, सरकारी प्रयोजन में इसका प्रयोग करते थे। बाद में इसे अंग्रेजी के कृषि शब्द से मिलाया गया जिसका अर्थ प्रयोजन, जिसका अर्थ क्या होता है, प्रयोजन सरकार या व्यवस्था के लिए होता है। आगे चलकर इसे ब्यूरोक्रेसी शब्द के रूप में प्रचलित किया गया जो सरकार या उसकी व्यवस्था से संबंधित कार्य करने वाले लोगों के लिए प्रयुक्त किए जाने लगा। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी का प्रयोग किए जाने लगा। वस्तुतः ब्यूरोक्रेसी यानी जो नौकरशाही शब्द का कोई निश्चित तात्पर्य नहीं है। यह सामान्यतः उन लोगों के लिए प्रयुक्त होता है जो सरकारी सेवा में लगे हुए हैं या प्रशासनिक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। ये किसके लिए प्रयोग करते हैं, जो सरकारी कार्य करते हैं, सरकारी सेवा में जो लगे हुए हैं। ये लोग सरकारी सेवा में रहते हुए उन नियमों कानूनों का कड़ाई से पालन करते हैं। जो सरकारी सेवा कर रहे हैं वो उनका पालन भी करते हैं जो राज्य सत्ता द्वारा जारी किए जाते हैं। यानी जो राज्य जारी करती है, जो राज्य की सत्ता सरकार जारी करती है उसका पालन कड़ाई से करते हैं। ब्यूरोक्रेसी अर्थात नौकरशाही शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में लगाया जाता है क्योंकि यह अपने नियमों के अभिपालन में कठोर व्यवहार करती है तथा सत्ता के वशीभूत होकर यह मानवीय पीड़ा को समझने से परहेज भी करती है। इसलिए हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसकी भूमिका नकारात्मक अवधारणा के रूप में दृष्टिपात हुई है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका के अनुसार नौकरशाही व विभागों में प्रशासनिक सत्ता के बल पर तथा राज्य के हस्तक्षेप की परिधि से बाहर के विषयों में भी अधिकारियों का अनुचित हस्तक्षेप प्रकट करता है। अब देखिए परिभाषा हम क्या पढ़ेंगे, ब्यूरोक्रेसी की परिभाषा क्या होती है। जो नौकरशाही की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूप में दी है। यानी जितने विद्वान हैं इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को अपने शब्दों में समझाया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको अच्छे से यहाँ पर समझेंगे। नौकरशाही व्यवस्था को हमने पढ़ा, अब अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने क्या कहा है इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। प्रो हेराल्ड लास्की के अनुसार नौकरशाही शब्द का प्रयोग एक ऐसे सत्ता के लिए किया जाता है जिस पर पूरा नियंत्रण राज्य कर्मचारियों के हाथों में होता है, इन्होंने बताया है, तथा उनकी शक्ति आम नागरिकों पर शासन करती है। और दूसरे लोगों ने क्या बताया, पॉल एप्लबी के अनुसार नौकरशाही प्राविधिक दृष्टि से योग्य कर्मचारियों का ऐसा संगठित वर्ग है जिसका संगठन पद सोपानी व्यवस्था के अनुसार किया जाता है तथा जो निष्पक्ष होकर राज्य का कार्य करते हैं। उसके बाद देखेंगे तीसरा है पिफनर के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, नौकरशाही व्यक्तियों एवं कार्यों का ऐसा सुनियोजित संगठन है जिसकी संरचना इस दृष्टि से की जाती है कि सामूहिक प्रयत्नों के उद्देश्यों को अति प्रभावकारी रीति से प्राप्त किया जा सके। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखिए उपयुक्त परिभाषा के संदर्भ में हम यह निष्कर्षित कह सकते हैं कि नौकरशाही एक ऐसी अवधारणा है जिसका प्रयोग प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने के लिए राज्य की शक्ति का उपभोग किया जाता है। इसे ज़्यादातर विद्वान एक नकारात्मक धारणा के रूप में व्यक्त करते हैं। देखिए ज़्यादातर विद्वान नौकरशाही को एक नकारात्मक धारणा के रूप में क्यों व्यक्त करते हैं, क्योंकि इस नौकरशाही व्यवस्था में अधिकारियों की स्वेच्छाचारिता एवं निरंकुशता हमेशा सामने प्रकट होती है। तो नकारात्मक धारणा मानने का क्या विचार है, क्योंकि जो ज़्यादातर अधिकारियों की क्या होती है, स्वेच्छाचारिता एवं निरंकुशता की हमेशा सामने प्रकट होती रहती है, इसलिए इसे कहते हैं नकारात्मक धारणा के रूप में भी माना जाता है। उसके बाद देखिए बजट निर्माण के सिद्धांतों का वर्णन करिए। यानी बजट का निर्माण कैसे होता है, बजट निर्माण के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ बजटिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। एक बजट प्रबंध और विकास के लक्ष्य को तभी प्राप्त कर सकता है जबकि उसका निर्माण पूर्ण सूझबूझ के साथ निश्चित नियमों या सिद्धांतों के आधार पर किया गया होता है। राजशेखर ने इन सिद्धांतों को पारंपरिक और आधुनिक दो श्रेणियों में बांटा। यानी बजट को राजशेखर ने दो श्रेणियों में बांटा है, पारंपरिक और आधुनिक। पारंपरिक विशेषता या नियम इसमें क्या क्या है, जो पारंपरिक विशेषता है इसमें क्या होनी चाहिए, एकता यानी यूनिटी होनी चाहिए।
एकता के बारे में क्या बताया, एक ही बजट प्रस्ताव में सरकार के समस्त लेन देन यानी जो ट्रांजैक्शन होता है का समावेश करना, अर्थात सभी विभागों की वित्तीय मांगों को एक ही बजट में प्रस्तुत किया जाए, पृथक पृथक बजट में नहीं, ये एकता में आएगा। और दूसरा हम पढ़ेंगे नियमितता। नियमितता में क्या है, इसके अनुसार बजट वार्षिक होना चाहिए। बजट कैसा होना चाहिए, वार्षिक यानी 1 वर्ष का होना चाहिए एवं सदैव ही निर्धारित तिथि पर नियमित रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तीसरा है यथार्थता एवं या परिशुद्धता, एक्यूरेसी है। यह आवश्यक है कि राजस्व और विनियोजन अनुमान जो व्यवस्थापिका द्वारा स्वीकृत हो, अप्रत्याशित न होकर अधिकाधिक यथार्थ और परिशुद्ध हो। बजट में यह परिशुद्धता गत 3-4 वर्षों में विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत होने वाली प्राप्तियों और व्यय के अंकों का औसत निकालकर और परिवर्तित स्थितियों के वित्तीय उतार चढ़ाव को ध्यान में रखकर प्राप्त की जा सकती है। उसके बाद स्पष्टता होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। क्या क्लैरिटी होनी चाहिए, सामान्य जन और समुदाय और उसके प्रतिनिधि बजट को सरलता से समझ सके, यानी जो प्रतिनिधि है वो बजट को सरल पूर्वक समझ सके, बजट के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श कर सके, ये होना चाहिए। इसके लिए बजट को सरल भाषा और शीर्षबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है प्रसार यानी पब्लिसिटी, क्योंकि बजट एक सार्वजनिक प्रलेख है, इसके विषय वस्तु का ज्ञान सामान्य जन समुदाय को प्राप्त होना चाहिए, जिसके लिए प्रसार आवश्यक है, यानी प्रचार जो है वो आवश्यक है, प्रचार पब्लिसिटी, ठीक है। क्योंकि बजट क्या है, एक सार्वजनिक प्रलेख है, इसकी विषय वस्तु ज्ञान, इसकी जो विषय वस्तु का ज्ञान सामान्य जन समुदाय को होना चाहिए, प्रत्येक लोगों को होना चाहिए। उसके बाद है प्रवर्तन संबंधी पर्याप्तता। देखिए, बजट सरकार के अंदर प्रशासन का उपकरण है जिसका व्यवहार में सदुपयोग उसके लिए उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। एक आदर्श बजट कागज पर एक अच्छा लेख बनकर ही रह जाएगा यदि उसे क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध न हो। अगर बजट तो लागू कर दिया, बजट को पेश कर दिया, लेकिन अगर उसके लिए साधन नहीं होगा तो लिखा मात्र ही रह जाएगा, इसके बारे में कहा गया। यद्यपि आधुनिक बजट में व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व का नियम पूर्ववत विद्यमान है, परंतु इसके साथ इसने योजना और प्रबंध के आयाम को भी ग्रहण कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लेखांकन से क्या अभिप्राय है, लेखांकन के बारे में पूछा जा रहा है। लेखांकन का अर्थ है वित्तीय लेन देन का सही और क्रमबद्ध हिसाब रखना। जो सरकार का या फिर राज्य सरकार या जो केंद्र सरकार है, इनका जो बजट का ये जो वित्तीय लेन देन है, फाइनेंशियल लेन देन है, इसको क्रमबद्ध तरीके से रखना, उसका हिसाब रखना, ये किसका काम होता है, लेखांकन का कार्य होता है। फ्रांसिस ओके ने लेखांकन की परिभाषा, इन्होंने लेखांकन की परिभाषा देते हुए कहा कि लेखांकन वह विद्या है जिसके द्वारा वित्तीय स्थितियों तथा संक्रियाओं से संबंधित तथ्यों को शीघ्रता से तैयार किया जाता है तथा उन्हें स्पष्टता प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्योरटोरियो द्वारा लेखांकन की परिभाषा इस प्रकार से की गई है, वित्तीय सौदों या लेन देनों के अभिलेख तैयार करने, वर्गीकरण करने तथा संक्षेपीकरण करने एवं उनके परिमाण की व्यवस्था करने की कला ही लेखांकन है। तो लेखांकन के महत्व को हम लोग समझते, इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटेंस क्या है। देखिए, प्रोएल वाइड ने लेखांकन के महत्व को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि लेखांकन निम्न तरह के कार्यों को संपादित करता है और उसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। क्या क्या उद्देश्य लेखांकन के यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। वित्तीय अभिलेखों को तैयार करना, जो लेखांकन होते हैं वो क्या करते हैं, वित्तीय अभिलेख को तैयार करते हैं, अभिलेख समझ रहे हैं, और वित्तीय यानी फाइनेंशियल जो लेन देन है उसको तैयार करना, एक जगह लिखना, कोष को सुरक्षित रखना, संगठन की विभिन्न शाखाओं की वित्तीय स्थिति को स्पष्ट करना, खर्च की दरों में आवश्यक समायोजन की सुविधाएं पैदा करना, उत्तरदायी पदाधिकारियों को सूचनाएं देना ताकि वे भावी वित्तीय योजनाओं तथा कार्यक्रमों को उन पर आधारित कर सकें, और लेखा परीक्षा के कार्य में सहायता पहुंचाना। इस तरह लेखांकन का अर्थ है संगठन में वित्तीय कार्यों का सही अभिलेख रखना। लेखांकन वित्तीय निर्माण का एक अत्यावश्यक माध्यम है। यदि लेख विधिवत तैयार नहीं किए गए हों तो इस बात का पता नहीं चल सकता कि सरकार को कितनी आय हुई है और इसका व्यय कितना और कैसे हुआ है। इसीलिए जो अपने देश का आय है, जो अपने देश की इनकम में कितना खर्च हुआ, कितना व्यय हुआ, इसका लेखांकन की जिम्मेदारी होती है। लेखांकन के माध्यम से यह तय किया जाता है कि धन नियमानुसार
खर्च किया जा गया है अथवा नहीं, गलती से किसी के द्वारा भुगतान तो नहीं कर दिया गया, ये सब कौन लेखा जोखा करता है? तो लेखांकन करते हैं। लेखों का एकत्रीकरण तथा केंद्रीकरण उचित लेखांकन की एक आवश्यक शर्त है। यह है कि सभी प्रकार के वित्तीय अभिलेखों को तैयार करने, रखने तथा उनका पर्यवेक्षण करने का अंतिम उत्तरदायित्व एक ही अधिकारी को सौंपा जाना चाहिए। सभी लेखे अकाउंट्स एक जगह एकत्र रहने से यह लाभ होगा कि सरकार की वित्तीय स्थिति का पता लगाया जा सकेगा और सरकार के विभिन्न विभागों में तालमेल स्थापित किया जा सकेगा। वांछित सूचना शीघ्र व आसानी से प्राप्त की जा सकेगी। राजस्व लेखांकन क्या होता है? रेवेन्यू अकाउंटिंग। देखिए, राजस्व का लेखांकन पृथक रूप से होना चाहिए, अर्थात विभिन्न स्रोतों से अप्राप्त आमदनियों को अलग अलग दिखाना चाहिए, यानी जितने स्रोत से आमदनी आ रही, पैसे आ रहे हैं, उसको अलग अलग दिखाना चाहिए। निधियों तथा कोषों का वर्गीकरण किया जाना चाहिए, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फंड्स। इसका आशय है कि अलग अलग शीर्षों का हिसाब अलग अलग रखा जाना चाहिए। प्रत्येक प्रकार की निधि के रजिस्टर पृथक होने चाहिए। सभी तुलन पत्र एक दूसरे से अलग होने चाहिए। व्यय लेखांकन यानी एक्सपेंडिचर अकाउंटिंग क्या है? जिस प्रकार राजस्व के पृथक लेखांकन की आवश्यकता है, उसी प्रकार व्यय का लेखांकन भी पृथक पृथक रूप से होना चाहिए। यह जरूरी है कि विभिन्न विभागों द्वारा किए गए व्ययों के पृथक लेखा जोखा रखे जाएं। लेखा परीक्षण ऑडिटिंग क्या होती है? लेखांकन प्रक्रिया में अंतिम चरण लेखा परीक्षण होता है। लेखों को सुव्यवस्थित रूप से रखने मात्र से काम नहीं बनता, यह भी आवश्यक है कि उन लेखों की विधिवत जांच की जाए। वार्षिक लेखा प्रतिवेदन यानी एनुअल अकाउंट्स रिपोर्ट क्या है? समुचित लेखांकन पद्धति की एक अन्य विशेषता यह है कि लेखों के वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने चाहिए ताकि सरकार की वित्तीय स्थिति का ठीक ठीक पता लग सके। तो यहाँ पर हमने अकाउंटिंग यानी लेखांकन के बारे में अच्छे से पढ़ा। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आए होंगे। हो सकता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो BA 5th सेमेस्टर का जो पेपर नंबर 2 है, उसका ये मॉडल पेपर था। थैंक यू।